में। हमारे प्यारे विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ज्ञान का एक हालांकि मैं इससे सहमत संगम। हूँ। बदल गई क्या वो तस्वीरें, मिट सी गई क्या वो ताबीरें लाल जी। किले एक तो ये है कि अंतर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ज्ञान बेचता नहीं है, जी ज्ञान का दान करता दान है। करता है और इंट्रो कल्चर कोई खराब कल्चर नहीं है। जी इंट्रो और रैगिंग में दोनों में अंतर है। जी जी मैं नाम लेके कह रहा हूँ, अभिषेक सिंह आंसू सर थे मेरे, जी हॉस्टल में छात्रावास में थे। 3-3 बजे रात तक, 12 बजे आ जाते थे, नेतागिरी करके 3 बजे तक बैठते थे। मैं पैर भी दबाता था, कहते थे पैर दबाओ, दर्द हो रहा है। हर चीज, हर वस्तु, हर लोगों का एक संघ होता है। जैसे संघ पर सर क्यों रोक लगाई जा रही है? और आप मुझे छात्रावास धर्म संकट में डाल। आज छात्र संघ एक प्रकार का अपराधियों का अड्डा भी हो गया था। बहुत सारे साथी आपके इस पॉडकास्ट को देख के मुझसे दुखी भी होंगे कोई बात नहीं, छोटे भाई है मेरे, बहन है छोटी, कोई कठिनाई नहीं है। होंगे आगे बैठाते थे जी और क्लास शुरू होने के पहले ही, अभी वो पढ़ाना शुरू नहीं किए, 2 झापड़ हमको पहले ही मार देते थे। वो और 3 विषयों में डिक्टेंशन था। हाँ। तो अब गणित तो होती ही है गलत करने के लिए। मैंने उनसे 2 बार सवाल कर दिया कि मैडम इसका अर्थ क्या होगा। गुस्सा गई, मार दी मुझे। तो मैंने कहा कि अभी इस स्कूल में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही निहायत शरीफ था, तो अलग अलग विद्यालयों से निकाला गया और कई विद्यालयों का सफर तय करना पड़ा। आज इससे प्रेम किया, कल उससे प्रेम किया, आज इससे मेकअप हुआ, कल उससे ब्रेकअप हुआ। तो ये वाला प्रेम नहीं, भारतीय दर्शन वाला प्रेम, कि जिसके साथ प्रेम किया वो जीवन भर प्रेम चलना चाहिए। ऐसा प्रेम का मैं समर्थक हूँ। तिरछी आंखें, बारीक हंसी, विरोध का कल्चर कि हमको विरोध करना ही नहीं। अपराधी मानसिकता के लोग संघ को बंद किया, ठीक है, कुछ समय के लिए किया, लेकिन अब छात्रों में जागरूकता लानी चाहिए। वो काम कौन करेगा? परंपरा से, सभ्यता से और संस्कृति से और अपने संस्कार से। ये जो हम कटते जा रहे हैं, इससे जो छात्र संघ के नाम पर छात्रों की एकता और छात्रों की शक्ति का दुरुपयोग करने वाले लोग भी जब पहुंचने लगे, तो फिर लिंग 2 कमेटी बनी। जी है कि हाई स्कूल में जब 49%, असली दुनिया देखना है आपको तो इलाहाबाद के छात्रावासों से दुनिया का दर्शन होता रहता था। तो हॉलैंड हॉल और हिंदू हॉस्टल दो तो अपने आप में बहुत चर्चित तब भी थे और आज भी बहुत चर्चित छात्रावास है। अच्छा, आजमगढ़ जिला जानते ही होंगे आप लोग, मतलब सीधे साधे लोगों का है, नवयुवक बालक किसी का लोड लेने वाले आजमगढ़ वाले होते नहीं। विषय में पता चला कि जिस साल मेरा जन्म हुआ था 1988 में, उसी साल वो इलाहाबाद में इस छात्रावास में प्रवेश किए थे। तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य भी मिला मुझे हॉलैंड हॉल में। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट पे। धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि आप अपने छात्र जीवन से हम सभी को रूबरू कराएं, मुखातिब कराएं, क्योंकि आप विश्वविद्यालय में युवाओं का एक ऐसा चेहरा है जो विश्वविद्यालय के युवाओं को प्रेरित करता है, विश्वविद्यालय के युवाओं को कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित करता है। आप छात्रों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि छात्र, जो अभी नए छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको जाने, आपके छात्र जीवन को जाने, आपके संघर्षों को जाने। अब लोकप्रिय आप कह रहे हैं तो इसके लिए धन्यवाद आपका। छात्र जीवन में जैसे सभी छात्र संघर्ष करके छात्रत्व धर्म का पालन करते हैं, जी सर। उसी तरह से मैंने भी किया। मेरा जन्म आजमगढ़ जनपद है, छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ जन्म हुआ मेरा और वहीं प्राथमिक शिक्षा और इंटरमीडिएट की शिक्षा, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की। कई ढेर सारे स्कूल में पढ़ा, आजमगढ़ में भी, क्योंकि शुरू से ही निहायत शरीफ था, तो अलग अलग विद्यालयों से निकाला गया और कई विद्यालयों का सफ़र तय करना पड़ा। जी सर। प्राइमरी से पहले ही एक विद्यालय मेरे घर के पास ही था, मुझे याद है, बाल भारती, तो हिंदी की अध्यापिका थी। पहले मेरा घर के पास ही एडमिशन हो गया, नज़दीक स्कूल था, मैनेजर परिचित थे, तो मेरे पितामह बाबा ने वहाँ एडमिशन करा दिया। तो अभी फर्स्ट में भी नहीं था, जिसको आजकल नर्सरी कहते हैं,
उसी तरह की कोई क्लास थी। तो हिंदी पढ़ाने आई मैडम, उन्होंने मुझे कुछ पढ़ाया। मैंने उनसे 2 बार सवाल कर दिया कि मैडम इसका अर्थ क्या होगा। गुस्सा गई, मार दी मुझे। तो मैंने कहा कि अभी इस स्कूल में पढ़ूंगा ही नहीं। फिर एक नया स्कूल गया, वहाँ 5 तक पढ़ा केंद्रीय विद्यालय में। वहाँ भी 5वीं में एक गणित के अध्यापक थे। गणित से मेरा विशेष स्नेह है, इतना स्नेह है कि हाई स्कूल में जब 49 नंबर पाया जी तो डिक्टेंशन वाला मुझे नहीं याद रहा, 49 नंबर वाला मुझे जरूर सबसे ज़्यादा खुशी उसी पे हुई। तो ऐसा विशेष स्नेह था मेरा गणित से। जी तो गणित के अध्यापक थे, कक्षा 5 में उन्होंने कुछ गलत कर दिया। अब गणित तो होती ही है गलत करने के लिए, तो कर दिया गणित में गलत। अब उन्होंने 7-8 डंडा मुझे मार दिया। फिर मैं कहा यहाँ भी नहीं जाऊंगा। अरे तो इस तरह से घूमते फिरते कक्षा 12 तक मैंने 12 विद्यालयों में अरे अध्ययन किया हर है साल मैंने। जो है विद्यालयों का हर चयन। साल नहीं, कई बार तो ऐसा हुआ कि एक साल में 3 विद्यालय अरे बदला। जैसे हाई स्कूल में मैंने 9th में जी सर। एडमिशन लिया तो पहले एक आजमगढ़ में कृष्णा विद्यालय था, उस समय चलता था। आजकल तो वो बाढ़ नियंत्रण के कारण उस पूरा विद्यालय ही ध्वस्त कर दिया गया। जी सर। तो कृष्णा कॉलेज में पढ़ा 1 महीना। तो वहाँ बहुत अध्यापक मारते थे, तो वहाँ कोई बहाना करके घर वालों से छोड़ दिया उसको। फिर गया सेंट्रल पब्लिक स्कूल था, वहाँ दाखिला लिया, वहाँ भी बहुत अध्यापक मारते थे, वहाँ भी 1 महीने बाद छोड़ दिया। फिर गया चिल्ड्रन कॉलेज में, जी सर। तो वहाँ थोड़ा आमतौर पर हम लोग जब पढ़ते थे, आप लोग जब पढ़ रहे हैं, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है अध्यापकों से इस सर उस समय का। अध्यापकों अब से आजकल कुछ देखिए नहीं। प्राइमरी के विद्यार्थी को मार नहीं सकते आप। जी सर। हम लोग हाई स्कूल में, एक हमारे अध्यापक थे हाई स्कूल में, चिल्ड्रन कॉलेज में दाखिला लिया, देखा कि औसतन यहाँ अध्यापक कम मार रहे हैं। तो सोचा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, जी सर। तो वहाँ दाखिला लिया। लेकिन वहाँ पता चला कि कम मारने वाले अध्यापक भी 20 डंडा 25 डंडा औसतन मार दिया करते थे। और आजकल विद्यार्थी देखिए तो 1 डंडा मार दीजिए तो घर से कंप्लेन आ जा रही। जाती है। तो इस तरह से इन्हीं सब घटनाओं से होते हुए 12 तक की पढ़ाई आजमगढ़ में हुई। एक मेरा मित्र था जी सर। आशुतोष, जो केंद्रीय विद्यालय में मेरा मित्र हुआ क्लास 1 से, और विद्यालय बदलते रहे लेकिन मित्रता हमारी वैसे ही परस्पर रही। बनी रही। वो कक्षा 12 तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। तो उसी की प्रेरणा से, प्रेरणा इस रूप में कहिए कि बातचीत होती थी, तो उस समय लैंडलाइन पर बातचीत होती थी, मोबाइल तो था नहीं। तो उसने कहा चलो यार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे बीए में। मेरे पितामह, पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर कन्हैया सिंह जी, और लॉ के टॉपर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। हिंदी में 3रा स्थान था, एमए कर रहे थे। तो और एक साहित्यकार के नाते उनकी देश भर में ख्याति है। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े थे। मेरे परिवार में और कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई नहीं किया। तो मुझे ये था क्रेज कि ठीक है चलते हैं, बाबा जहाँ पढ़े हैं वहाँ हम भी पढ़ लेंगे। वो लेकिन प्रेरणा थी मित्र की, उस आशुतोष पालीवाल था। बाद में हम लोग हॉलैंड हॉल में रहने लगे, तो हम लोग रूम पार्टनर भी थे बीए और एमए में। एमए के दिनों में हालांकि मैं यहाँ पढ़ता नहीं था लेकिन रहता यहीं था। तो इस तरह से इलाहाबाद पहुंचा, और इलाहाबाद पहुंचने के बाद एक दूसरी दुनिया शुरू हुई जिसको वास्तविक छात्र जीवन कहते हैं। देखा मैंने इलाहाबाद आके कि छात्र कैसे संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ऐसा कि जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया, हॉलैंड हॉल में प्रवेश किया, रंजीत सर, तब रंजीत सिंह जी उसके सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, आज भी वही है, बीच में कुछ दिनों के लिए नहीं थे जी। तो रंजीत सिंह जी ने हमको कमरा अलॉट किया 87 नंबर हॉलैंड हॉल का। 87 नंबर में मैं पहुंचा अपना ताला वाला लेके। रंजीत सिंह ने कहा कि ये ताला बंद कर लेना। अभी जल्दी ही रेड पड़ी थी 2-4-6 महीने पहले। तो उस रेड में ढेर सारे मठाधीश हॉलैंड हॉल से निकाले गए थे। अच्छा। बड़े बड़े, पता चला कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है तो उसका 4 कमरा ऑक्सफोर्ड ब्लॉक में है, कोई पूर्व अध्यक्ष है तो उसका 3 कमरा कैम्ब्रिज ब्लॉक में है, कोई पूरा रिसर्च ब्लॉक की कैंप कब्जा करके बैठा है। इस तरह से बड़े बड़े मठाधीश हॉलैंड हॉल में रहते थे। उस समय कमरा खाली हुआ था, तो मैं भी ताला वाला लेके, मैं बीए फर्स्ट ईयर में आजमगढ़ से आया था। अच्छा, आजमगढ़ जिला जानते ही होंगे आप लोग, मतलब सीधे साधे लोगों का है, नवयुवक बालक
किसी का लोड लेने वाले आजमगढ़ वाले होते नहीं, तो मैं भी जी उसी सर। अंदाज में पहुंचा, ताला वाला लेके पहुंचा तो देखा कि ताला तो खुला है जी। और अंदर एक महापुरुष बैठे हैं, हम्म। काफी सीनियर है वो। क्या प्रवेश किया, मैं कहा सर ये कमरा मुझे अलॉट हुआ है। तो उन्होंने बताया कि हाँ अलॉट हुआ है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हमने कहा सर आप कौन? तो उन्होंने नाम अपना बताया। परिचय में पता चला कि जिस साल मेरा जन्म हुआ था 1988 में, उसी साल वो इलाहाबाद में इस छात्रावास में प्रवेश किए थे। अरे तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य भी मिला मुझे हॉल एंड हॉल में। और इन्हीं लोगों के बीच रह करके मैंने असली दुनिया देखी। छात्र जीवन, असल छात्र जीवन क्या होता है? असल छात्र जीवन नहीं, असली दुनिया देखी। असली दुनिया, असली दुनिया देखना है आपको तो इलाहाबाद के छात्रावासों से दुनिया का दर्शन होता है। कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने लिए अवसर तलाश लेना है, कैसे कठिन से कठिन रास्ते पर कांटों से बच कर के चल जाना है, ये सारा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्रावास ही सिखा सकता है। तो इन सब रास्तों से होते हुए पीएचडी किया, कई झंझावात आए बीच बीच में। अब चूंकि छात्रावास में रहता था और हॉल एंड हॉल में रहता था, तो हॉल एंड हॉल और हिंदू हॉस्टल दो तो अपने आप में बहुत चर्चित तब भी थे और आज भी बहुत चर्चित छात्रावास है। तो क्रांतिकारी लोग रहा करते थे। कहते हैं हम लोग के सीनियर बताते हैं कि भगत सिंह भी क्रांति की शुरुआत जब कर रहे थे तो हॉल एंड हॉल के कमरे में आकर 10-15 दिन रहकर चंद्रशेखर आजाद के सानिध्य में उन्होंने क्रांति की पाठशाला का अध्ययन किया था यहाँ पर जी। तो ऐसी क्रांतिकारी जगह पर निकलने के बाद अलग अलग विचार आए, तो एमए के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी जी और चला गया राजनीति करने। घर चला गया आजमगढ़, वहीं एमए में प्रवेश लिया और सोचा कि एमए तो ऐसे ही कर लेना है घर वालों के दबाव में, और राजनीति करनी है। तो मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ के उसके छात्र संगठन का प्रदेश महामंत्री हुआ, फिर युवा संगठन का प्रदेश महामंत्री हुआ। और फिर एक दिन ऐसे ही राजनीति करते करते थोड़ा मन ऊब सा गया, तो लगा कि यार ये पढ़ाई वाला ही ठीक था। तो फिर एमए तब तक हो ही चुका था जी सर। जेआरएफ की परीक्षा दी तो पहली बार केवल नेट हुआ, उदास हुआ, सोचा कि लगता है ये रास्ता मेरे लिए नहीं बना है और राजनीति वाला ही रास्ता ठीक है। लेकिन फिर सोचा कि एक अटेम्प्ट और देते हैं, होगा नहीं होगा जेआरएफ तो फिर राजनीति वाले रास्ते बची हुई है, चलेंगे। अब एक बहुत बड़ी रैली थी आजमगढ़ में, जिस राजनीतिक दल से मैं जुड़ा था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे थे। मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि पूरे आजमगढ़ से युवाओं को उस रैली में लेकर के आना है और उनका प्रतिनिधित्व करना है, मंच का संचालन करना है, दुनिया भर का काम। और इधर मेरा जेआरएफ की परीक्षा है, इलाहाबाद सेंटर पड़ा है सीएमपी डिग्री कॉलेज में। अच्छा। अब मैं असमंजस में था। मैंने सोचा कि 6 महीने का वक्त मैंने लिया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो फिर आ जाएगा, ये परीक्षा नहीं आएगी फिर। तो सर राजनीति और परीक्षा में आपने परीक्षा को चुना? बिल्कुल, परीक्षा को 6 महीने के लिए चुना था जी। क्योंकि मैंने कमिटमेंट मेरा था कि 6 महीने देखना है परीक्षा को और अध्ययन को। मैंने सोचा 6 महीने में अभी 3-4 दिन, 1 हफ्ता बचा रह जाएगा तो ये फिर जिंदगी भर के लिए कोफ्त बन जाएगा। तो मैंने उसी राजनीतिक आपाधापी में परीक्षा दी और जेआरएफ हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं अब ये रास्ता ठीक है। तो दोनों राजनीति और परस्पर संबंध बनाते दोनों फिर पीएचडी किया गोरखपुर विश्वविद्यालय से जी। और ईश्वर की कृपा ऐसी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पहली बार जीवन का कोई इंटरव्यू दिया और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सेलेक्ट हुआ। वहां से दूसरा इंटरव्यू दिया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोगों के पास चला आया। आपका सानिध्य यहाँ विश्वविद्यालय में मिल रहा है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं आपकी जो रोचक कहानी थी छात्र जीवन की, उसको मैं बहुत गौर से सुन रहा था, तो उसमें मुझे 2 चीज ये पता चली कि अध्यापकों से आपका कुछ अलग संबंध रहा है। हाँ, और अध्यापकों का विशेष स्नेह मुझ पर। जब सर एक गणित के अध्यापक थे, मैं कोचिंग पढ़ने जाता था जी। जेपी श्रीवास्तव जी आजमगढ़ में, डीएवी कॉलेज इंटर कॉलेज है आजमगढ़ का जी।
बड़े प्रसिद्ध अध्यापक थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा, मेरे बाबा शिक्षा जगत के एक बड़े नाम थे आजमगढ़ में। आजमगढ़ बहुत छोटा सा जिला है और शहर है, तो जिला तो बड़ा है, सॉरी, जिला लेकिन शहर छोटा है। तो गांव नुमा शहर है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। अब वो अध्यापक भी, अधिकांश अध्यापक मेरे बाबा के परिचित हुआ करते थे। तो परिचय का दुष्परिणाम भी होता है, लाभ कम होता है। अध्यापक के बेटे होना, अध्यापक के परिवार में होना, जन्म लेना सबसे बड़ा कठिन काम, सबसे कठिन काम है उसका निर्वहन करना जी। अब वो जेपी श्रीवास्तव जी थे, गणित पढ़ाते थे, तो मुझको आगे की, आज भी मेरे मित्र अक्सर मिलते हैं, हाई स्कूल इंटर के हम लोग अक्सर बैठते हैं, प्राइमरी तक के मित्र भी अभी हम लोग संपर्क में हैं जी। खूब बैठते हैं, खूब बातचीत होती है, तो अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो पहली पंक्ति में मुझको बैठाते थे जेपी जी। जी। इस फोटो में आप देख रहे होंगे बाबा को जी। तो मैंने पर्याप्त काले थे हमारे बाबा, उनसे भी काले थे जेपी श्रीवास्तव, रंग उनका और काला था, श्वेत था एकदम, श्वेत नहीं, एकदम श्याम थे। श्याम थे। हाँ, तो आगे बैठाते थे जी। और क्लास शुरू होने के पहले ही, अभी वो पढ़ाना शुरू नहीं किए, 2 झापड़ हमको पहले ही मार देते थे, वो परस्पर संबंध बताने के लिए, कि मतलब इसलिए कि बाबा को ये जाके बताएगा मारे हैं, हाँ, तो हम इसका मतलब कि हम इसका ध्यान दे रहे दिए हैं। हैं। मतलब अध्यापक का मारना तब ये होता था कि ध्यान देना, और आज अध्यापक का मारना इतना बड़ा पाप हो गया है कि आप देखेंगे तो पूरा देश भर में बवाल हो जाए। अध्यापक, ये जी सर, ये मेरा मानना है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ, मारना तो खैर, लेकिन हाई स्कूल इंटर तक के विद्यार्थी को तो मारना ही चाहिए। अगर वो गलती, अगर मार खाएगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो अध्यापक कैसे सुधार करेगा। कबीरदास जी कहते हैं ना कि शिष्य जो है कच्चे घड़े की तरह होता है, अंदर से कुम्हार सराहता है और सहारा देता है और ऊपर से थपकी लगाता है, तब जाकर के वह घड़े का आकार बनता है, सुंदर घड़े का आकार लेता है। तो अब वो प्रक्रिया थोड़ा सा किन्हीं कारणों से बंद हो गई। कुछ जानवर टाइप के अध्यापकों की वजह से अब मार रहे हैं तो मारते ही जा रहे हैं, लड़का मर जा रहा है, कोर्ट ने संज्ञान लिया, बंद हो गई। लेकिन मेरे साथ तो अध्यापक विद्यार्थी जीवन में खूब ऐसा, मतलब इंटर तक तो मार खाने का इतिहास है ही। सर, मार खाना और अध्यापक का प्रेम, हाँ, जो है दोनों पर्याप्त मिला। सर नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सर। अभी तो हमारे पास आप जैसे अध्यापक हैं जो हमें सिर्फ प्रेम करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ समझाते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है डांटते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें मिले, विश्वविद्यालय परिवार को मिले। सर ये तो मेरा दायित्व है ना, जो संस्कार मैंने इस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है, उस संस्कार को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करना। जी सर। एक बहुत कम लोग होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं लोग, जिनको जहाँ पर आप पढ़े हैं वहीं संस्कार देने का, वहीं पढ़ाने का अवसर मिले। मैं तो ईश्वर से रोज ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि अपनी उस संस्था का ऋण चुकाने का प्रयत्न कर सकूं। चुकता नहीं है कभी ऋण, लेकिन प्रयत्न आप कर सकिए उस ऋण चुकाने का, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। नहीं सर, आपका सर एक बात और मैं ध्यान दिया, छात्र जीवन में आपकी राजनीति पे जो रुचि थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सर राजनीति का एक ऐसा गढ़ रहा है जिसने भारतवर्ष को बनाया है, भारतवर्ष को एक ऐसा रूप दिया है, एक ऐसा ढांचा दिया है, इससे भारतवर्ष आज है, वो कहीं ना कहीं न्यू इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में छात्र संघ और छात्र संगठनों ने जो कार्य किया, भारतवर्ष आज हमें वो दिख रहा है। सर, हर चीज, हर वस्तु, हर लोगों का एक संघ होता है, जैसे अधिवक्ताओं का संघ है, शिक्षकों का संघ है, आप शिक्षक हैं, आपका संघ है, अनेक प्रकार के संघ आज भारतवर्ष में उपस्थित हैं। छात्र संघ पर सर क्यों रोक लगाई जा रही है? भारत आज छात्रों के लिए जाना जाता है, युवकों के लिए जाना जाता है, युवाओं के लिए जाना जाता है। भारत में अधिकतर जो सीमा वर्ष आयु है वो युवाओं की है। लोग कहते हैं कि राजनीति युवाओं के लिए है, राजनीति में गर्मजोशी चाहिए, पर जब हम राजनीति को धरातल पर समझते हैं तो हमें युवाओं को कहीं ना कहीं उसे बैक फॉरवर्ड, उसको पीछे रखने की कोशिश करते हैं कि युवा इसमें ना पड़े, राजनीति एक दलदल है,
हमारे मठाधीश हमको समझाते हैं कि राजनीति दलदल है, उसमें फंस जाओगे तो बेटा फंसते जाओगे। सर इससे क्या अभिप्राय है? देखिए, दो बातें हैं। जी एक बात तो आपने कही कि भारत की राजनीति की दिशा और दशा तय करने में जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान था, बिल्कुल था। यस नेहरू और नेहरू परिवार पर बगल में आनंद भवन था। जी इलाहाबाद की इस मिट्टी का और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्रांतिकारी सोच का उस पूरे नेहरू परिवार पर असर था। चंद्रशेखर जो देश के प्रधानमंत्री हुए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देन है। शंकर दयाल शर्मा, तमाम, मुरली मनोहर जोशी। समाज परिवर्तन की दृष्टि से भी देखिए तो पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह और रज्जू भैया, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़ करके एक व्यापक समाज परिवर्तन के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया जी। बिना किसी आशा अपेक्षा के। समाज खड़ा हो, राष्ट्र एक हो, राष्ट्र में एकता का भाव हो, संस्कृति और परंपरा का के प्रति सम्मान हो, इसके लिए पूरा जीवन दे देना कोई सरल बात नहीं है। जी सर। स्वयं को तिल तिल जलाकर राष्ट्र के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देना है, सबके पास साहस नहीं होता। सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जी सर। ऐसे रज्जू भैया इस विश्वविद्यालय के। उसके बाद की पीढ़ी में मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र सिंह गौर, रीता जोशी, रंजना वाजपेयी, सारे लोग राजनीतिक भूमिका में अध्यापक के रूप में या विद्यार्थी के रूप में, पूरा छात्र के रूप में आप देख लीजिए तो ये लोग, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी थी, राज्यपाल रही, ये सारे लोग इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और छात्र संघ से निकले जी। लेकिन सवाल ये है कि छात्र संघ बैन क्यों हुआ? जी सर, असल मुद्दा वही था। देश में आप देखिए आज कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जी, एक दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़कर मेरी जानकारी में, या अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी शायद छात्र संघ का चुनाव था, मैं कंफर्म नहीं हूं, मुझे ध्यान इस समय नहीं है, लेकिन एक चर्चित चुनाव के नाते दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़ करके कहीं छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे कारण क्या है? 2012 में छात्र संघ को नियंत्रित करने के लिए लिंग 2 कमेटी को क्यों बैठाना पड़ा? क्यों लिंग 2 की कमेटी को 3 सालों तक मशक्कत करनी पड़ी कि छात्र संघ का चुनाव की नियमावली क्या होनी चाहिए? उसके पीछे उस छात्र संघ के नाम पर छात्रों की एकता और छात्रों की शक्ति का दुरुपयोग करने वाले लोग भी जब पहुंचने लगे तो फिर लिंग 2 कमेटी बनी जी। और वर्तमान परिदृश्य में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से बहुत कम जगह हैं जहां चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ के। देश भर के पैमाने पर देखिए तो बहुत कम जगह चुनाव हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि छात्र संघ के नाम पर, आप मुझे बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या लखनऊ विश्वविद्यालय में या दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं, सॉरी, या इस तरह के और विश्वविद्यालयों में, साकेत, ये फैजाबाद में जो विश्वविद्यालय है, अवध विश्वविद्यालय, इसमें राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इसमें कितने छात्र ऐसे चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव लड़ रहे थे जो वास्तविक रूप में छात्र जीवन का पालन कर रहे थे, जो वास्तविक अध्ययन अध्यापन कर रहे थे जी। छात्र संघ एक प्रकार का अपराधियों का अड्डा भी हो गया था। इसको कहने में भी कोई गुरेज नहीं है जी। अपराधी, उसको अपराधी प्रवृत्ति, अपराधी नहीं, अपराधी मानसिकता के लोग या राजनैतिक महत्वाकांक्षा के लोगों ने उसको एक जरिया बना लिया, छात्र संघ को एक सोपान की तरह, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने लगे। तब जाकर के सरकारें और प्रशासन ने छात्र संघ को बंद किया। लेकिन मेरा मानना यह है, एक कदम यह भी है, अपराध हो तो अपराध के निर्मूलन के लिए, अब जैसे कोरोना फैला तो लॉकडाउन लगा दिया गया कि घर बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, यातायात बंद कर दो, कोरोना फैलना बंद हो जाएगा। एक तो उपाय ये भी है जी। दूसरा उपाय ये था ना जागरूकता का। उसी तरह से छात्र संघ को बंद किया, ठीक है, कुछ समय के लिए किया, लेकिन अब छात्रों में जागरूकता लानी चाहिए। वो काम कौन करेगा? सरकार नहीं कर रही है। सरकार नहीं कर रही है, ठीक है, छात्र संगठन कर रहे हैं क्या? हर राजनीतिक दल का, समाजवादी पार्टी का छात्र संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है, कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, बहुजन समाज पार्टी का छात्र संगठन है। किसी राजनीतिक दल के छात्र संगठन ने
यह प्रयत्न किया क्या जी। कि छात्रों के बीच में जागरूकता लाई जाए कि छात्र संघ कैसा होना चाहिए, छात्रों की समस्याओं को किस प्रकार से हमको उठाना चाहिए, छात्रों के लिए इस छात्र संघ के लिए कोई कार्यशाला की क्या कि छात्र नेता कैसा होना चाहिए, छात्र नेता का चरित्र कैसा होना चाहिए, छात्र नेता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, जी। छात्र नेता का कर्म कैसा होना चाहिए, इस पर कोई कार्यशाला हुई क्या? नहीं। कोई जन जागरण का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोग इतने दिनों से हैं, देखा क्या? नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, बीएचयू में नहीं हुआ, डीयू में नहीं हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो फिर कहाँ हुआ? इस दृष्टि से भी हमको पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। हम छात्रों की एक ऐसी फौज हमको खड़ी करनी चाहिए, एक ऐसा दल खड़ा करना चाहिए जो पहले छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, मुझे याद है रामाधीन सिंह जी। रामाधीन सिंह जी छात्र संघ के अध्यक्ष थे जी। और अपने विषय के मेधावी विद्यार्थी थे। यदुवीर सिंह थे, अपने विषय के मेधावी विद्यार्थी थे। सुभाष कश्यप थे, अपने विषय के मेधावी विद्यार्थी थे। पहले इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ में जो पदाधिकारी होता था, उसके लिए केवल राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट या जातिगत आंकड़ा ही आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या थी कि वो छात्र होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। शिक्षा महत्वपूर्ण, उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि वह क्या इन छात्रों को वास्तविक दिशा निर्देश दे सकता है कि नहीं दे सकता। जी सर। ठीक है, शिक्षा के मूल्यों में गिरावट हुई, हम अध्यापकों के अध्यापन के मूल्यों में गिरावट हुई, हम धीरेन्द्र वर्मा और राम कुमार वर्मा और हरदेव बाहरी की तरह, जगदीश गुप्त की तरह, मैं अपने विभाग का केवल उदाहरण दे रहा हूँ, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की तरह हम अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका तर्क हो सकता है कि इसलिए विद्यार्थी भी उस तरह के नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी अध्यापकों की है, ये जिम्मेदारी विद्यार्थियों की है, दोनों की जिम्मेदारी है कि छात्र संघ पर आवाज उठाई जाए। लेकिन वो आवाज उठाने के पहले हमारी अपनी तैयारी क्या है, हम कितना उसके लिए तैयार हैं। आप बताइए कितने ऐसे छात्र हैं जो छात्र संघ का चुनाव अगर अभी कल चालू हो जाए जी, जो छात्र संघ का चुनाव लड़ पाएंगे? आप लड़ने जाइए, आपको धमका के डरा के बैठा दिया जाएगा, मठाधीश बैठा देंगे, राजनीतिक दल के लोग बैठा देंगे। यानी इसके लिए हम कितना तैयार, पहले हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, स्व आकलन करना पड़ेगा। आकलन तो हम कर ही नहीं रहे हैं, आकलन के बारे में तो छोड़ दीजिए। हम केवल एक काम, जैसे एक कल्चर है जी, आपको मैं बताऊं कि विरोध का कल्चर, कि हमको विरोध करना है। जैसे कहिए कि मिठाई खाना है तो मिठाई खाने का विरोध होगा, मिठाई नहीं खाना है तो मिठाई नहीं खाने का उसका विरोध। इसको कहते हैं कैंसिल कल्चर। व्यवस्था के प्रति नकार भाव, व्यवस्था के विरुद्ध जाकर व्यवस्था के खिलाफ ही जाना है। व्यवस्था कोई भी उपलब्ध कराई जाए उसके खिलाफ जाना है जी। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो हम नित्य प्रति परंपरा से, सभ्यता से और संस्कृति से और अपने संस्कार से ये जो हम कटते जा रहे हैं, इससे जो हम निरंतर हट रहे हैं, इसके वजह से हमको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमको पता ही नहीं है कि छात्र संघ कैसा होता था, हमको पता ही नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, अब मैं तो बहुत ही दुखी होता हूं इस बात को देखकर कि छात्रावासों की स्थिति क्या है। जी सर। बहुत सारे साथी आपके इस पॉडकास्ट को देख के मुझसे दुखी भी होंगे, कोई बात नहीं, छोटे भाई है मेरे, बहन है छोटी, कोई कठिनाई नहीं है, होंगे फिर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन सच को कहने में कभी गुरेज नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं। इसलिए मैं कहूंगा कि छात्रावासों की स्थिति क्या है। छात्रावास में हम लोग रहते थे, हमारे पहले की पीढ़ी के लोग भी रहते थे, हमारे बाद के अभी भी लोग रह रहे हैं। हम लोग, मुझे याद नहीं है कि मैं घर में कभी अपने पिताजी का, माताजी का पैर दबाया होगा, अवसर ही नहीं मिला। अवसर, कोई आवश्यकता, मतलब
उस तरह से कभी माता पिताजी ने कहा ही नहीं कि पैर दबाइए। जी मैं नाम लेके कह रहा हूँ, अभिषेक सिंह आंसू सर थे मेरे, जी हॉस्टल में छात्रावास में थे। 3-3 बजे रात तक, 12 बजे आ जाते थे, नेतागिरी करके 3 बजे तक बैठते थे। मैं पैर भी दबाता था, कहते थे पैर दबाओ, दर्द हो रहा है, दबाता था। और ये नहीं कि मजबूरी में दबा रहा हूँ, मुझको खाना मेरा दे रहे हैं। सम्मान था एक, वो मेरा हृदय से उनके प्रति सम्मान था, और मेरे जैसे तमाम लोगों का सम्मान था। जी आज मैं जब सीनियर हुआ तो मेरे तमाम छोटे भाई, मैं जो कह दूं वो करने के लिए तैयार रहते थे। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार जा रहा था, कहने का अर्थ है ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार जा रहा था, वो संस्कार अब विलुप्त होता जा रहा है, विलुप्त हो गया, बंद हो गया। जी सर, जैसा कि आप अपने छात्र जीवन के बारे में बता रहे थे, विश्वविद्यालय के छात्र जीवन के बारे में कुछ चर्चाएं हुई, कुछ अच्छी चर्चाएं हुई, बहुत अच्छी चर्चाएं हुई। सर, विश्वविद्यालय का छात्रावास हमेशा से एक कल्चर को फॉलो करते रहा, एक संस्कृति को फॉलो करते रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें जूनियर से सीनियर, सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर, इसमें कन्वर्टेड होती गई। सर, एक बहुत ही पुरानी संस्कृति भी विश्वविद्यालय के छात्रावास की रही है, इंट्रो कल्चर। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी के समय में, जो अभी का समाज है, अभी के जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे भिन्न हैं, कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं। सर, इंट्रो कल्चर हमें बहुत कुछ जीवन जीने का सलीका सिखाता है। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि छात्रावास एक ऐसा जीवन प्रदान करता है जो आपको कठिनाई से कठिनाई, जो समस्याएं हैं, कठिन से कठिन मार्ग को सरलता से पार कर लेना। आज के जीवन में जो छात्र हैं वो इंट्रो कल्चर से बचते हैं, तो सर उनके लिए क्या संदेश है ऐसा? अब देखिए, आप पॉडकास्ट पे अध्यापक हूं मैं, आप ये पूछ रहे हैं सवाल, अब आप जानते हुए ये बात कि मैं झूठ बोलता नहीं, आप छात्रावास, मुझे धर्म संकट में डाल आज छात्रावास के अंतर्वासी रहे हैं, सच बोलना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं जी अमूमन। तो इंट्रो कल्चर कोई खराब कल्चर नहीं है जी। इंट्रो और रैगिंग में दोनों में अंतर है जी सर, बहुत बड़ा अंतर है। रैगिंग वो होती है जिसमें प्रताड़ना होती है, जिसमें आपको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जो 3 इडियट में दिखाता है कि चम्मच में तार लगा के उस पर लघुशंका कराते हैं तो करंट लगता है, जिसमें बाल छिलवा देते हैं, जिसमें कपड़े उतरवा देते हैं, इसको रैगिंग कहते हैं। और इंट्रो में सामान्य परिचय होता है, जिसमें सीनियर विद्यार्थियों को बताता है इकट्ठा करके कि देखो इस छात्रावास का ये तौर तरीका है, इस विश्वविद्यालय के ये रीति रिवाज है, इन तौर तरीकों और रीति रिवाज का पालन करना तुम्हारा धर्म है। क्यों? क्योंकि तुम भी आने वाली पीढ़ी को, अगले आने वाले बैच को तुम भी ये परंपरा, ये संस्कार, ये पद्धति तुमको इसको आगे बढ़ाना है, आगे लोगों को बताना है, इसलिए पहले तुम्हें इसका पालन करना होगा जी। और ये छात्रावास एक परिवार है। इस परिवार में जैसे तुम अपने माता जी का नाम जानते हो, अपने पिताजी का नाम जानते हो, अपने चाचा का नाम जानते हो, अपने चाचा के लड़के का नाम जानते हो, अपने मामा मामी का नाम जानते हो, उसी तरह से छात्रावास में अगर 100 कमरे हैं तो इन 100 कमरे में तुम्हारे साथ कौन रह रहा है ये तुम्हारा जानना काम है, कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि ये छात्रावास परिवार है और परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के हितैषी होते हैं और संबंधी होते हैं, इसलिए एक दूसरे से परिचय। तो ये है इंट्रो। इस रूप में विद्यार्थी अगर इस इंट्रो से घबरा रहा है, अगर इस इंट्रो से भाग रहा है और इस इंट्रो को गलत रूप में कोई अगर सीनियर भी ले रहा है और उसका इस इंट्रो के नाम पर कुछ जाति कर रहा है तो वो भी गलत है। और इस सामान्य इंट्रो की प्रक्रिया से अगर नया विद्यार्थी डर रहा है या डरने का नाटक कर रहा है तो ये भी गलत है जी। दोनों चीजें गलत है, अति भी गलत है और इससे बचना और अनावश्यक इसका विरोध करना, ये दोनों बात गलत है। ये कई बार आपने एक सवाल पूछा कि इसके लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, ये नए लड़के डर रहे हैं, इसके लिए क्या करना? इंट्रो से क्यों डर रहे हैं? वो इंट्रो से नहीं डर रहे हैं, वो अपने आप से डरे हुए हैं। वो विद्यार्थी, मैं निसंकोच कह रहा हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो इंट्रो से डरे, मैं भी इंट्रो दिया हूं ना, मेरे तो कोई पिताजी छात्रावास में मेरे साथ आए नहीं थे रहने, या मामा चाचा भैया भाभी तो कोई आया नहीं था मुझको मेरे साथ कमरे में रहने जी। मैं भी तो अकेले ही रहा ना जी सर। आप लोग भी तो अकेले रहे ना, तमाम लोग अकेले रहते हैं। इंट्रो से डरना, क्यों डरना? हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इतने स्वयं डरे हुए हैं, हर चीज से डर रहे हैं।
रिजल्ट मैं तो देखता हूँ कि कई विद्यार्थियों को देखता हूँ, एमए के विद्यार्थियों को देखता हूँ कि रिजल्ट जिस दिन आने वाला रहता है तो उस दिन 3 बार फोन करते हैं। भूख चूंकि प्यास मिट मैं जाती है। चूंकि मैं विद्यार्थियों से थोड़ा अधिक फ्रेंडली रहता हूँ, जी। तो लोग मुझे फोन करने में संकोच नहीं करते। पता चला कोई रात में 11 बजे फोन किया, सर कल रिजल्ट आना है, फला यूजीसी नेट का, बहुत डर लग रहा है। हमको भाई डर लग रहा है तो क्या मैं 11 बजे रात में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? रिजल्ट में 2 ही चीज होगी, या तो फेल हो गया तो पास हो गए। इसमें डरना क्या है? इंतजार करो, परीक्षा बीत चुकी है। फेल होना तो अच्छे से तैयारी करना, फिर दोबारा देना। पास होना तो तुमको मिठाई खिलाएंगे कल। इसमें डरने, छोटी छोटी बातों पर हमको अस्वीकारता से भय है। हमको जहां भी हम बैठे, आजकल का एक ट्रेंड है नए विद्यार्थियों का कि विफलता बर्दाश्त नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं चुभती है और वो चीज़। इस विफलता को बर्दाश्त न होने में उस विद्यार्थी का कोई दोष नहीं है, उसके परिवार का दोष है, उसके माता पिता का दोष है, उसके भाई बहन का दोष है। उसके माता पिता ने बताया ही नहीं कि बेटा गिरोगे तो चोट लगेगी, उठो फिर चलो दौड़ो। जब तक गिरोगे नहीं, तब तक उठकर चलना और चल के दौड़ना नहीं सीख पाओगे। इसलिए विद्यार्थी को इस बात के लिए तैयार करना कि जीवन में सब अच्छा अच्छा नहीं होता है, जीवन में बुरा भी होता है, और उस बुरे को भी उतने ही प्रसन्नता पूर्वक झेलना है, सहना है, जिस प्रसन्नता पूर्वक आप अच्छे समय को झेलते हैं। ये सिखाएगा कौन? माता पिता तो आजकल विद्यार्थी पर, बच्चे पर ये दबाव बनाए हैं। कक्षा 1 से मैं तो देखता हूं कि बहुत सारे मित्र हैं मेरे और बहुत सारे जानने वाले हैं, जिनको देखिए, आप लोगों के भी बहुत जानने वाले होंगे, जिनके घर जाते होंगे आप, तो कक्षा 1 से ही बच्चे को पर्याप्त बोझ उस पर है कि पेपर खराब नहीं होना चाहिए, आज पेपर है, कम नंबर आया तो मारेंगे, किताबों के तले दबा देते हैं। आप इतना उस बच्चे को इतना भयभीत कर दे रहे हैं जी। कि वो नंबर तो तत्कालीन रूप से ले आ सकता है, लेकिन जीवन में और कुछ नहीं कर सकता। इसी कहते हैं किताबी कीड़ा। किताब के कीड़ा बनकर रहेंगे तो जीवन में नौकरी पा सकते हैं, नौकरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया से सर रूबरू नहीं हो पाते हैं, वो जीवन जीने का सलीका जो है कहीं ना कहीं वो छिपा रह जाता है। जीवन जीने का तरीका उनका यही रह जाता है, किताबी कीड़े तरह के लोगों का, कि खाना पीना पढ़ना सोना नौकरी पे जाना, इसके अलावा उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। आप बहुत कमा लेंगे, क्या करेंगे? अमेरिका चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, लेकिन जब आपके माता पिता, आप देखिए कितने ऐसे प्रसंग आप सभी लोगों के ध्यान में होंगे कि ऐसा बेटा जिसको पढ़ाने के लिए माता पिता ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और बेटा जब कमाने विदेश गया तो लौटकर माँ बाप की तेरही करने का भी उसको समय नहीं रहा। उनकी चिता को आग देने तक के लिए नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि आपने उसको यही सिखाया कि बेटा सेल्फिश बनो, बेटा पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, अपने लिए जियो। चाचा की शादी में जाके क्या करोगे? तुम्हारा क्या काम है? पढ़ाई करो। मामा की शादी में जाके क्या करोगे? तुम्हारा क्या काम है? पढ़ाई करो। तो अब आपकी तेरही में क्यों आए? वो अपना काम कर रहा है। तो ये पूरे समाज में एक परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये परिवर्तन पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का भारत को देन है। ये जो विदेशी माहौल में हम ढलते जा रहे हैं, जो विदेशी संस्कृति के प्रभाव में हम डूबते जा रहे हैं, उसी का परिणाम है ये। न्यूक्लियर फैमिली, कैंसल कल्चर, परंपरा और संस्कृति के प्रति द्रोह, और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने निभाया तो भारत के वामपंथियों ने निभाया। भारत के वामपंथी एक चीज को लेकर आगे बढ़े सर हमेशा, जैसा कि आप बता रहे हैं सर, इससे समस्या मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भारत के वामपंथी कभी किसी चीज को लेकर आगे बढ़े ही नहीं। वो जहां थे आज भी वहीं खड़े हैं। हाँ, अब बताइए। राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं आप,
अब आपके सामने मैं छोटा, मैं क्या बोलूं इस विषय पर। सर, छात्र जो है उसे, ये आपने जो बताया कि बाहर निकलकर, किताबों से निकलकर आगे दुनिया जो पड़ी हुई है एक्सप्लोर करना चाहिए। विश्वविद्यालय सर हमें काफी कुछ प्रदान करता है, छात्रों के लिए काफी कुछ एक्टिविटीज कराता रहता है समय समय पर। सर, जैसे हम देखते हैं कभी कभी, मान अभी सीयूईटी कल्चर आया है। सीयूईटी में क्या है कि सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय एक जगह संगठन बनाकर एक एग्जाम कराते हैं। उसके बाद जो है बच्चों को मेरिट के हिसाब से उनका चयन करते हैं कि किस विश्वविद्यालय में उन्हें पढ़ना चाहिए, किस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इतिहास से लेकर अभी तक एक ऐसा गढ़ रहा है जो जिसने अनेक इतिहासकार दिए, हिंदी साहित्य के बड़े बड़े कवि लेखक सबको दिए। बिल्कुल। पर सर, आज की जो अभी की जो समस्या है, विश्वविद्यालय को आजकल छात्र चुन नहीं रहे हैं। डीयू, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, इसके बाद कहीं ना कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम आता है। ऐसा क्यों? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हर आदमी दिल्ली भागना चाह रहा है जी, बम्बई जाना चाह रहा है, पुणे जाना चाह रहा है, बेंगलुरु जाना चाह रहा है। क्यों जाना चाहता है? चकाचौंध की दुनिया में जाना चाहता है। मैं दावे से कह सकता हूं, और इस बात को आप प्रमाणित भी कर सकते हैं घूम के और विश्वविद्यालयों में। जी, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अब मैं हिंदी का अध्यापक हूं तो हिंदी के बारे में बताऊंगा कि देश का कोई ऐसा हिंदी विभाग नहीं है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से आज की डेट में भी रिच हो। जहां पर हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से ज्यादा कक्षाएं पढ़ाई जाती हूँ। हमारे विद्यार्थी बीए के दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हैं, हमारे विद्यार्थी बीए के जेएनयू में भी हैं, हमारे विद्यार्थी बीए के बीएचयू में भी हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी हैं। सारे विश्वविद्यालयों में हमारे विद्यार्थी बीए के गए हैं। वो बताते हैं, परेशान हैं, निराश हैं कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था बड़ा सपना लेकर, क्लास नहीं लेते हैं लोग, क्लास नहीं चलती है, चलती भी है तो समझ में नहीं आता है, पढ़ाना क्या है, पढ़ा के क्या चले जाते हैं। ये हम लोग इस बात के प्रमाण है, हमारे जैसे तमाम अध्यापक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इसके प्रमाण है। मैं आज भी ये मानता हूं कि हाँ, ये दौर थोड़ा प्रोजेक्शन का है, जी, ये दौर थोड़ा एडवर्टीजमेंट का है, ये दौर थोड़ा डिजाइनिंग का है। तो उस डिजाइनिंग, उस एडवर्टीजमेंट, उस मेकअप की दुनिया में हम थोड़ा पीछे दिखाई पड़ते हैं और पीछे रह गए हैं। लेकिन हम ज्ञान में, हम अपनी क्वालिटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज भी किसी और विश्वविद्यालय से 10 गुना ज्यादा बेहतर है। थोड़ी बहुत जो कमियां थी, विश्वविद्यालय में अध्यापक नहीं थे तो भर्तियां नहीं हुई थी, तो उसके कारण से ढेर सारे एडहॉक टीचर्स की सहायता से अध्यापन कराना पड़ता था, लेकिन वो भी समस्या अब सॉल्व हो गई। लंबे समय के बाद वैकेंसी हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और उस वैकेंसी में देश भर के अच्छे स्कॉलर्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए। आप देखिए, मैं तो, आप लोग भी विद्यार्थी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, आप देखते होंगे कि सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने वाली रोड जाम रहती है। जी, विद्यार्थी एफसीआई बिल्डिंग जाता है, वहां से आता है, इसी में पूरी सड़क जाम रहती। कितने विद्यार्थी, मैं तो हतप्रभ रहता हूं। मैं किसी को बताता हूं कि साहब मेरी क्लास है, मुझे जाना होगा, अरे छोड़िए क्लास। अरे क्लास कैसे छोड़ दें? 250 बच्चे। अब सोचिए, दूसरे विश्वविद्यालय के लोग कल्पना नहीं कर सकते कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए के क्लास में 250-300 विद्यार्थी आते हैं। कोई विश्वविद्यालय दूसरा मिलेगा ऐसा? नहीं सर, अध्यापन के लिए भी नहीं मिलेगा और अध्ययन के लिए भी नहीं मिलेगा। दोनों दृष्टियों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का बौद्धिक स्वर्ग है। जो कभी नालंदा हुआ करता था, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसकी भूमिका आज भी निभा रहा है और अनवरत निभा रहा है। जब से 1887 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, अगर मैं सही हूं तो 1887 या 88 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने डिकोरम को, अपनी क्वालिटी को, अपने क्रेडिबिलिटी को
पूरी तरीके से मेंटेन किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, विद्यार्थी आपका सवाल है कि सीयूटी में छोड़ के भाग रहे हैं, वो उसका दूसरा कारण है, उसका चकाचौंध की दुनिया में उनको अच्छा लग रहा है, वो जाना चाहते हैं दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं। बीएचयू में ढेर सारे विद्यार्थी मेरे बीए के गए हैं। अभी मैं एक सेमिनार में गया था, वहां मिले सारे विद्यार्थी बड़े निराश थे कि सर क्लास यहाँ नहीं चलती है, चलती भी है तो समझ में नहीं आता है अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसी निराशा आप कभी बात करिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गए विद्यार्थियों की जो दूसरे विश्वविद्यालयों में, तो आपको पता चलेगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज भी उसी गौरवशाली परंपरा को लेकर चल रहा है। विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अब कोशिश कर रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो खोई हुई ख्याति है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको वापस लेकर आए। सर, विश्वविद्यालय, अगर आप हमसे जुड़े जो भी छात्र हैं, जो भी हमारे साथ हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो भी हमें देख रही हैं, जो भी श्रोतागण हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर सर मैं आपसे कहूं कि 2 शब्दों में अगर आपको व्याख्या करनी हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर, और बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुने क्यों? क्योंकि आजकल का कल्चर वही है, आपने कहा चकाचौंध की दुनिया में गुम रहना। दिल्ली चकाचौंध की दुनिया से काफी ज्यादा सम्मिलित करती है, सुमेलित करती है अपने आप को। तो बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्यों चुने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है अभी फिलहाल के लिए? ये एक तो ये है कि अंतर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ज्ञान बेचता नहीं है जी, ज्ञान का दान करता है। और इस रूप में करता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़कर भारत का कोई दूसरा विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो अंतरानुशासनिक ज्ञान प्रदान करता है। हिंदी का विद्यार्थी जी अंग्रेजी की भी क्लास पढ़ता है, हिंदी का विद्यार्थी दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करता है, हिंदी का विद्यार्थी इतिहास भी पढ़ता है, हिंदी का विद्यार्थी भूगोल और भौतिक शास्त्र की भी जानकारी रखता है। और विश्वविद्यालयों की तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय किताबी कीड़ा नहीं पैदा करता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वास्तविक ज्ञान ही पैदा करता है। वास्तविक ज्ञान अगर किसी को, जीवन का जो ज्ञान है, जो जीवन का दर्शन है, जिससे जीवन चलता है, जिससे प्रकृति चलती है, जिससे सृष्टि चलती है, वो क्या है? वो ज्ञान है, वो ज्ञान की ज्योति। अगर उस ज्ञान की ज्योति के लौ का हिस्सा बनना हो, अगर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, अगर ज्ञान को संपूर्णता में लेना, सिलेबस पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा देगा। जी सर, सिलेबस तो आप कोचिंग में चले जाइए, पढ़ लीजिए है कोचिंग। हालांकि मैं उनका बड़ा फैन हूं, मैं खुद भी अक्सर उनका वीडियो सुनता हूं, मुझे बड़ा ज्ञानवर्धक लगता है। लेकिन उस वीडियो देखने के लिए विकास दिव्य कीर्ति सर के वीडियो देखने के लिए 1,40,000 रुपए आप जमा करते हैं, है ना? यहाँ मेरे ख्याल से बीए की 4,000 फीस है। 4,000 की फीस में आप नहीं पढ़ रहे हैं, 1,40,000 रुपए देके वीडियो पढ़ रहे हैं। तो ये आप ज्ञान खरीद रहे हैं, आप ज्ञान लेने के चक्कर में नहीं है, आप माहौल के चक्कर में है। इसलिए माहौल का चक्कर छोड़िए और वास्तविक ज्ञान अगर प्राप्त करना है, अगर ज्ञान को संपूर्णता में प्राप्त करना है, तो फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बेहतर विकल्प पूरे भारत में आज भी कोई नहीं है। मैं इस बात को बड़े दावे से कह सकता हूं। आप देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में एक से एक विद्वान अध्यापक रहे, पहले भी अभी भी हैं। फिलॉसफी में देखिए एक से एक विद्वान रहे, पहले भी आज भी हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए, हिंदी में देखिए, अंग्रेजी में देखिए, अमर सिंह जैसा विद्वान, पॉलिटिकल साइंस में देखिए, इन सारे विषयों में देखिए आप, तो कैसे बड़े बड़े नेम और फेम के लोग बड़ी सहजता से क्लास में आपको उपलब्ध हो जाएंगे और विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये किसी दूसरे विश्वविद्यालय में संभव नहीं है। यही विशेषता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमारे प्यारे विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ज्ञान का एक, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं, संगम। मैं इसको, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आधुनिक नालंदा कहे जाने में ज्यादा संतुष्टि महसूस करता हूँ जी। ऑक्सफोर्ड कोई ज्ञान का कोई केंद्र मेरे हिसाब से नहीं है जी। ज्ञान का वास्तविक केंद्र नालंदा है, तक्षशिला है। मैं इसको अपना प्रतीक मानता हूँ, मैं इसको अपना आदर्श मानता हूँ। मैं ऑक्सफोर्ड को वही किताबी रटी रटाई दुनिया और बनी बनाई दुनिया, एक थ्योरी
स्थापित करने के लिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, उस पर 10 रिसर्च पेपर लिखा के मैं कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन मैं ऑक्सफोर्ड को कोई विद्वता का स्थान, मेरिट का सर्टिफिकेट नहीं मानता। ये मेरी अपनी सोच है। बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ सर। नहीं, क्षमा जैसी कोई बात नहीं। मैं मेरी अपनी सोच है। मुझे सावरकर पसंद है, आपको नहीं पसंद हो सकते हैं। जी। मुझे लोहिया पसंद है, आपको नहीं पसंद हो सकते हैं। मुझे सावरकर और लोहिया दोनों एक साथ पसंद है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग पसंद होंगे। तो ये तो मेरी व्यक्तिगत रुचि और अरुचि का विषय है। विश्वविद्यालय की ख्याति जो है वो नालंदा, आधुनिक नालंदा के रूप में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? नालंदा ज्ञान का केंद्र था जी। नालंदा ज्ञान के बदले कोई अर्थ की तलाश नहीं करता था, ज्ञान का दान करता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी वही काम करता है, ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान का दान करता है। साइंस फैकल्टी से लेकर के आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, लॉ फैकल्टी, किसी फैकल्टी में आप चले जाइए, वहां ज्ञान को प्राप्त करने के विभिन्न साधन आपको आज भी उपलब्ध है। अध्यापन है, लाइब्रेरी है, स्वच्छंद अध्यापन है। लड़के आप देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितने लड़के क्लास में रहते हैं, उससे कम लड़के क्लास के बाहर लॉन में पढ़ते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उस पूरे वायुमंडल में वो वातावरण ही ऐसा है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर प्रेरित करता है। तो ये खासियत है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जैसी खासियत हम लोगों ने कभी नालंदा के बारे में सुनी थी, इसलिए उसको आधुनिक नालंदा कहा जाना मेरे ख्याल से समीचीन होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद, केंद्रीय पुस्तकालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक ऐसा संगम है जहाँ विभिन्न प्रकार के छात्रों का एकजुटता से एक परिवार की तरीके अध्ययन करना, और वहाँ पे कई किताबें ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि किसी और विश्वविद्यालय के प्रांगण में, किसी और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। हालांकि बीएचयू की भी लाइब्रेरी थोड़ा रिच है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इधर के ढेर सारे विश्वविद्यालयों में बहुत रिच लाइब्रेरी है, हेरिटेजली काफी ग्रोथ हुआ है। बिल्कुल। आपने यहाँ के अध्यापकों के पास बहुत पुरानी ग्रंथावलियां, पुराने किताबें, पुराने स्रोत हैं जो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं। यहाँ के अध्यापक और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की तरह ब्यूरोक्रेट टाइप का व्यवहार नहीं करते, इसलिए वो उपलब्ध कराते हैं। इसका उदाहरण तो मैं खुद रहा हूँ सर। मैं प्राचीन इतिहास का छात्र हूँ। हमारी मैम थी, उन्होंने अपनी पर्सनल बुक भी प्रोवाइड कराई थी कि बेटा आप पढ़िए, ज्ञान के लिए, ज्ञान को अर्जन करिए, ज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा। ये बात जो आप बता रहे हैं जी, ये इस तरह का उदाहरण आपको और विश्वविद्यालयों में उंगली पर मिलेगा जी। 1, 2, 4 अध्यापक ऐसे होंगे जो करते होंगे, संख्या में है। विश्वविद्यालय परिवार, इसीलिए विश्वविद्यालय परिवार है। विश्वविद्यालय का ये नहीं है कि आप 10 बजे आइए, 3 बजे नए विद्यार्थियों को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ रहे नए विद्यार्थियों को भी इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को जो इसकी परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जी। इस विश्वविद्यालय को परिवार के रूप में कैसे, जो हमेशा से चला आता रहा है परिवार के रूप में, उस परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, परिवार को कैसे जोड़े रखना है, परिवार ऐसे नहीं चलता ना। आप लोग सब लोग परिवार में रहे हैं, परिवार में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई अधिक परिश्रम करता है, कभी कोई कम परिश्रम करता है, कोई कम योग्य होता है, कोई ज्यादा योग्य होता है, लेकिन सबको मिला करके चलना पड़ता है। सब मिलकर चलते हैं तभी तो परिवार होता है, नहीं विखंडित हो जाएगा परिवार नहीं रहेगा। उसी तरह से इस विश्वविद्यालय को भी एक परिवार के रूप में, एक एकता के भाव से हम लोग पढ़ते थे। आज आप समाज के सामने, मेरी समझ से आज की तिथि में समाज के सामने सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो है जातिवाद के बाद ही इस भारत में कोई दूसरी समस्या होगी, और सारी समस्याओं का जड़ यह जातिवाद। मैं अपना बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पहले तो नहीं पढ़ा जी। मैं 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया, 2005 से 10 तक रहा, डायरेक्टली वैसे आता जाता रहा। 2010 तक मैंने कभी जाना ही नहीं कि मेरे मित्र किस जाति के हैं, किस
हाँ, एक चीज था, क्षेत्र चलता था, हम आजमगढ़ के हैं, हम बलिया के हैं, हम मऊ के हैं, हम बांध, और थोड़ा उससे और विस्तृत होता था, उससे और थोड़ा विस्तृत होता था तो हम पूर्वांचली हैं, हम अवधी हैं, हम बुंदेलखंडी हैं। ये भाव हंसी मजाक का, वो भी हंसी मजाक का भाव था। जातिवाद जैसा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोगों ने कभी नहीं देखा आज, लेकिन जातिवाद जैसे लगता है कि इलाहाबाद क्या पूरे देश की नस में घुस गया। जाति जनगणना, जातिवाद, जाति के आधार पर राजनीति, जाति के आधार पर व्यवहार, जाति के आधार पर नौकरी, जाति के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग, जाति के आधार पर हमारा व्यक्तिगत व्यवहार। आप अगर क्षत्रिय हैं तो मेरा स्नेह आपसे ज्यादा हो जाए, आप अगर ब्राह्मण हैं तो मेरा स्नेह थोड़ा सा कम हो जाए, आप अगर यादव हैं तो थोड़ा और कम हो जाए, आप हरिजन हैं तो ज्यादा कम हो जाए। इससे समाज नहीं चलेगा, और समाज ऐसा था भी नहीं। समाज जब तक समरस नहीं होगा, पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी और पूरे देश के संदर्भ में भी, इस समाज को, इस भारत को कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया बनाना है। सोने की चिड़िया इस भाग भाग में, भिन्न भिन्न में बंट करके नहीं हो सकता। सोने की चिड़िया इस भारत को बनाना है तो पूरे भारत में जब तक समरसता नहीं आएगी, जाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, और बंधन केवल इतना ही टूट जाए कि हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में जाति के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। आप देखिए, छुआछूत मिट गया ना जी। होटल में जाते हैं, आपको पता है कौन सा जात का वेटर है आपको खाना परोस रहा है, किस प्लेट में खा रहे हैं। होटल में मैं छत्री हूँ, होटल में छत्री वेटर नहीं है। जो दलित अधिकारी है, डीएम है, एसपी है, या सामान्य कर्मचारी है, होटल में जा रहा है, उसको परोस के खाना नहीं खिला रहा है, बिल्कुल खिला रहा है। जी सर। लेकिन ये तब है जब हम नहीं होटल में जा रहे हैं। ये तो होटल वाला वातावरण है। हम अपने घर पर आते ही फिर उसी कुंठा से क्यों ग्रसित हो जाते हैं, या हम विश्वविद्यालय परिसर में जाकर फिर उसी कुंठा से क्यों ग्रसित हो जा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय के स्तर पर भी, छात्र राजनीति के संदर्भ में जो आप बात कर रहे थे उस संदर्भ में भी, और सामान्य जीवन के संदर्भ में, ये जो भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, इस जातिवाद से युवाओं को सीधी टक्कर लेनी चाहिए, सीधा मोर्चा। युवाओं के अलावा कोई इस परिवर्तन को दूसरा करने वाला संभव नहीं है। युवा चाहेगा तभी यह परिवर्तन आएगा कि समाज में इस जातिवाद का अंत कम से कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम उसके दुष्परिणाम हम नहीं भोगेंगे, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इसका दुष्परिणाम इस रूप में भोगेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी सर, माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाते हुए, सर ने अभी उल्लेख किया पुनः छात्र राजनीति का। छात्र हूं सर मैं, तो राजनीति कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। बिल्कुल करना चाहिए, राजनीति के बारे में जानना, और खास कर विश्वविद्यालय की राजनीति के बारे में जानना और आपको सुनना, वो कुछ ज्यादा ही एक अच्छा अलग अनुभव प्रदान करता है छात्रों को। मुझे खास करके, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक अनुयायी दोनों रहा हूँ सर। एक पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, आप, जैसा कि आपका राजनीति से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, छात्र संघ में कभी आपने अपनी दावेदारी क्यों नहीं पेश की? विश्वविद्यालय में या अलग विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी किया? अब उसका कारण केवल इतना है, क्योंकि सर आपने बीच में मेंशन किया कि मैं एक छात्र संगठन से जुड़ा, उसका प्रदेश मंत्री रहा, युवा संगठन मंत्री रहा। तो मैं ये आतुरतावश पूछ रहा हूं कि विश्वविद्यालय में आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की? विश्वविद्यालय में किया और कहीं इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि अवसर नहीं मिला। हम लोग जब 2008 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, 2006 में चुनाव बंद हो गया जी। मनोज सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, व्यक्तिगत जीवन में हम लोग आज भी उनका आदर करते हैं, संपर्क में हैं। वो उपाध्यक्ष हुआ करते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। तो हम लोग उनके वोटर और सपोर्टर के रूप में विश्वविद्यालय में प्रचार करते थे। तो एनएसयूआई से संभवतः चुनाव लड़ रहे थे अध्यक्ष पद का। रिंकू राय जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, पीसीबी छात्रावास में रहते थे, बड़े चर्चित चेहरे भी हैं पीसीबी छात्रावास के, थे भी, हैं भी। और केवल इलाहाबाद नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में
रिंकू राय का एक नाम था। जी चुनाव कभी नहीं जीते रिंकू राय कोई, जी, लेकिन उनका एक नाम था, दबदबा था उनके माहौल की वजह से। तो रिंकू राय सर थे, ये महामंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग इन लोगों के वोटर और सपोर्टर थे। तो चुनाव और छात्र राजनीति के प्रति धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा था, इन लोगों के साथ घूमते हुए ज़्यादा संपर्क में रिंकू राय सर के हम लोग रहते थे। तो रिंकू राय सर हम लोगों को बहुत स्नेह करते भी थे, आज भी करते हैं, स्नेह और आशीर्वाद उनका मिलता है, बड़े भाई हैं। लेकिन हम लोग जब चुनाव में गए, जिस साल 1 साल वोट दिए और 2006 से चुनाव बंद हो गया। उसका कारण था कि एक चुनाव में हत्या हो गई, कमलेश यादव महामंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हत्या हो गई और उसका आरोप लगा मनोज सिंह जी पर। मनोज सिंह जी जेल गए और मनोज कुमार सिंह जी जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे वो जेल गए और चुनाव बंद हो गया। और चुनाव हुआ 2012 में। 2012 में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए दाखिला ले लिया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑलरेडी चुनाव नहीं हो रहा था जी। बीच में एमए हुआ, बीए हुआ, चुनाव बंद था, चुनाव छात्र संघ का चुनाव हो ही नहीं रहा था। तो इसी के विकल्प के रूप में मैंने छात्र राजनीतिक दल के छात्र संगठन से जुड़ने का फैसला लिया और उसमें बताया कि उस संगठन में प्रदेश महामंत्री रहा। फिर थोड़ा 2 साल उसमें काम किया छात्र संगठन में, उसके बाद उस संगठन के युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री हुआ और तब तक पीएचडी कंप्लीट होने के पहले ही नौकरी लग गई, तो उस दिशा में चला गया। एक राजनीतिक दल के मेन बॉडी में जिला मंत्री के रूप में भी आजमगढ़ काम किया पीएचडी के दौरान ही। कार्य समिति सदस्य के तौर पे? कार्य समिति तो सदस्य नहीं था, प्रदेश मंत्री प्रदेश मंत्री, सॉरी जिला मंत्री। जिला मंत्री। तो फिर वहां से नौकरी करने चला गया। तो नौकरी की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और नौकरी जब तक झांसी में था तो राज्य विश्वविद्यालय था जी, तो थोड़ा राजनीतिक सक्रियता ज्यादा थी। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने के बाद चूंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ राजनीति आप कर नहीं सकते, तो मन को मार करके बैठना ही है। युवाओं के लिए आज भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। सर, हिंदी से आपका एक अटूट प्रेम रहा है, प्रेम रहा है, रहेगा आने वाले समय में भी, आज भी है। आपका पारिवारिक संबंध हिंदी से, हिंदी विषय से, हिंदी साहित्य की दृष्टि में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हिंदी साहित्य पर काफी काम किया है। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी जैसे अनेक नाम जो आज विश्व पटल पर लोग उन्हें पढ़ते हैं, विश्व स्तर पर लोग उन्हें जानते हैं, जानने की चेष्टा रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हिंदी के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो खोई हुई गरिमा है, आज के समय में ऐसा अधिकतर छात्रों को लगता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में हमने एक सर्वे कराया था। ऐसा है उसमें कि गरिमा और कहीं नहीं खोई है। गरिमा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आज भी बैठी जो है। मुख्य धारा से इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हुआ है। नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। मैं नहीं ऐसा मानता जी। मैं इसलिए नहीं ऐसा मानता कि बच्चन को भी बच्चन बनने के लिए बंबई जाना पड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उनको स्वीकार नहीं किया था, इसलिए बच्चन को भी बच्चन बनने में के लिए दिल्ली जाना पड़ा। फिराक को भी वृद्धावस्था में वो फेम मिला जब वो मरने के कगार पर थे, तब फिराक की पहचान की गई। महादेवी वर्मा को मेरे बाबा बताते हैं, वो विद्यार्थी थे उस समय। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इस छात्र संघ भवन पर कवि सम्मेलन था, लड़कों ने इनको हूट कर दिया, बैठा दिया, सुनने को तैयार नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और निराला की हाल बता रहा हूँ जी। और सुना किसको? बच्चन को। बच्चन तब जब वो बंबई से आए। तो मैं ये नहीं समझता कि है क्या कि स्थापित होने में समय लगता है जी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं कैसे कह दूं कि खोई हुई गरिमा खो गई। धीरेन्द्र वर्मा ने 1924 में
हिंदी विभाग की स्थापना की। जी 100 साल हो गए हिंदी विभाग को। 100 सालों के इतिहास में धीरेन्द्र वर्मा ने जो शोध पर एक परंपरा डाली, जिसमें राम कुमार वर्मा रहे, रामस्वरूप चतुर्वेदी रहे आलोचना और शोध में, और माता प्रसाद गुप्त रहे, इन लोगों की आज भी विकल्प नहीं है दूसरा। जी इन आज का विद्यार्थी हिंदी विभाग के इन अध्यापकों की किताबों को छोड़कर उसके पास विकल्प नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखिए तो हरदेव बाहरी, लक्ष्मी सागर वासणे, या आपके काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखिए, या आप गीतों की परंपरा की दृष्टि से देखिए, किसी भी दृष्टि से देखिए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग न पहले कम था और न आज कम है। आज भी आप देखिए तो गीतों की दुनिया में गीतकार भी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कहानीकार भी हैं। दूधनाथ सिंह, जो देश भर में ख्यातिलब्ध कहानीकार के नाते दूधनाथ सिंह का नाम लिया जाता है, जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही अध्यापक थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी थे। तो चाहे आलोचक हो, चाहे गीतकार हो, चाहे कवि हो, चाहे एक भाषा वैज्ञानिक हो, चाहे काव्य शास्त्री हो, आज भी वह परंपरा इलाहाबाद विश्व। मैं कह रहा हूं ना कि आपको ये तब तक भ्रम होता है जी जब तक आप दूसरे विश्वविद्यालय के अध्यापकों के संपर्क में नहीं रहते। जिस दिन आप दूसरे विश्वविद्यालय के अध्यापकों के संपर्क में आएंगे तो आपको ये लगेगा कि अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग आज भी देश का सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिजीवी हिंदी विभाग है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। नहीं, कुछ मित्र हैं जो बाहर विश्वविद्यालय में, दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो आज भी कहते हैं यार इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रेम हमारे अंदर प्रज्वलित किया कि जो आज कहीं ना कहीं वो चीजें खींचती, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर खींचती हैं। कई ऐसे मेरे दोस्त हैं अगर जो जेएनयू में हैं, जामिया में हैं, बीएचयू में हैं, अनेक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हैं, वो आज भी परेशान रहते हैं कि यार काश एक मौका मिल जाता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुनः पढ़ने का, पुनः यूजी करने का, पुनः पीजी करने का, तो मैं लौट के भाग आता। विश्वविद्यालय ऐसा परिवार है। ये पारिवारिक संबंध जो है दूसरे विश्वविद्यालयों में जहां तक मैं जानता हूँ नहीं जाना जाता है। प्रोफेशनल संबंध है। प्रोफेशनल संबंध है। और यहाँ का संबंध पारिवारिक संबंध, हृदय का संबंध है। इसीलिए एक किसी शायर का, मेरे ख्याल से राहत इंदौरी का शेर है जी कि हमसे जो रूठ चले अब वो जहां कैसे है, हमसे जो रूठ चले अब वो जहां कैसे है, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मका कैसे हैं, है सबा तू तो इन्हीं गलियों से गुजरती होगी, बता इन गलियों में मेरे कदमों के निशान कैसे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने विद्यार्थी हैं वो जब भी इलाहाबाद आते हैं और विश्वविद्यालय में भ्रमण करते हैं पूरा छात्र के रूप में, तो उनको आज भी अपना वो पुराना दिन, वो खुराफातें, वो पढ़ाई, वो प्रेम, वो संबंध, सब कुछ उनकी आंखों के सामने तैरने लगता है। अब और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्रों से ज़्यादा एकजुटता, उनसे ज़्यादा बॉन्डिंग देश नहीं दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में। एक ऐसा स्नेह, एक ऐसा प्रेम जो जीवन भर आपको अपने उस सूत्र में बांधे रहता है, वो केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय देता है। ये तो सच, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि चाहे वो नया हो या पुराना। विश्वविद्यालय अपनाता सबको है, अपनाता सबको। विश्वविद्यालय से जैसे एक मुखिया परिवार का होता है, उतना ही सम्मान जितना मुखिया का है, उतना ही सम्मान एक छोटे बच्चे का भी है। आज हमारे मुखिया संगीता मैम हैं, उनका सम्मान भी, उनका आदर भी उतना ही है, और एक छात्र का आदर सम्मान भी उतना ही है। परिवार का यही तो मतलब होता है कि सबका सम्मान, सबका स्नेह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कभी सामंती सोच का विश्वविद्यालय रहा ही नहीं ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उन्मुक्त विचारों का विश्वविद्यालय रहा, इसलिए वो विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या किसी अध्यापक या छात्र के संबंध में प्रोफेशनलिज्म नहीं खोजता है। वो सम्मान जिसका करता है हृदय से करता है, जिससे संबंध नहीं जुड़ता है उसका हृदय से नहीं जुड़ता है। आर या पार वाला विश्वविद्यालय है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसमें कोई मतलब बीच का रास्ता इस विश्वविद्यालय में नहीं निकालने की परंपरा रही।
जी सर। सर, एक छोटा आग्रह है। आपका अनुज भी हूँ विश्वविद्यालय परिवार में, आपका पुत्र समान छात्र भी हूँ, और विश्वविद्यालय के आप सीनियर हैं हमारे। तो सीनियर जूनियर का जो कल्चर है, तो उसके तहत मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। आपने प्रेम का उल्लेख किया, विश्वविद्यालय में जो एक हवा चल रही है, उस हवा से आपका क्या सर, थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन मिल जाए छात्रों का, क्योंकि कुछ छात्र अपने पद से भ्रमित हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं किस अभिप्राय में पूछ रहा हूँ। प्रेम के संदर्भ में आपकी उस पर क्या राय है? प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, और इसको इस रूप में कहना कि भटक जा रहे हैं, ये उचित नहीं। प्रेम करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो नफरत करेंगे जी। प्रेम का विलोम क्या है? नफरत है। तो प्रेम नहीं करेंगे तो नफरत करेंगे। नफरत करने से अच्छा है प्रेम करिए। लेकिन प्रेम, हर चीज का संतुलन होना चाहिए। उस प्रेम को संतुलित होना चाहिए। वह प्रेम आपके ज्ञान को, आपके संस्कार को, आपके जीवन को दिग्भ्रमित नहीं करे। वो प्रेम अपनी मर्यादा में हो। घनानंद के प्रेम की तरह प्रेम करिए। घनानंद की प्रेमिका ने उन्हें इनकार कर दिया कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, तुम्हारे साथ राज्य छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन घनानंद ने उस प्रेमिका को कभी कोसा नहीं। घनानंद ने उस अपने इस दशा के लिए उनको राज्य से निकाला कर दिया गया, राज्य छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ गया। लेकिन घनानंद ने इसका दोष कभी अपनी प्रेमिका को नहीं दिया, बल्कि उस प्रेम से सीख लेकर के अपने जीवन को एक नए रास्ते पर ले गए और एक ऐसे स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में रीतिकाल में स्थापित हुए, जिसको आज भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। उनकी कविताओं को सुनकर हम आज भी आनंदित हो रहे हैं। प्रेम ही यह संस्कार दे सकता है, प्रेम ही यह औदात्य देता है। प्रेम आपके जीवन में औदात्य देता है, और औदात्य के बिना जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता, असफल है जी। और इसलिए प्रेम करना जरूरी है जी। प्रेम में डूब जाना जरूरी नहीं है। प्रेम में डूबने से बचना है, प्रेम करने से बचना नहीं है। प्रेम में डूबने से बचना है। एक संदर्भ क्या है कि आप प्रेम कर रहे हैं तो अब 24 घंटा फोन पर लगे हैं, प्रेम ही कर रहे हैं। ये प्रेम नहीं है। ये जिसे मोहब्बत और आशिकी में अंतर है। ये आशिकी है, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत आपको आपके मार्ग से, आपके लक्ष्य से डिगाती नहीं है, परिवर्तित उस लक्ष्य को नहीं करती, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता। आप देखिए, उसे प्रेम का तो नया सबसे अच्छा उदाहरण आपका वो 12वीं फेल। अच्छा, 12वीं फेल आई है प्रेम का उदाहरण जी। उसमें देखिए प्रेम कैसा होना चाहिए। मोहब्बत है वो प्रेम कैसा होना चाहिए। वो दिग्भ्रमित नहीं कर रहा है, वो प्रेम प्रेरणा बन रहा है कि हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि हमको प्रेम को प्राप्त करना है। इसलिए प्रेम को गलत संदर्भ में नहीं लेना है, प्रेम को सकारात्मक संदर्भ में लेना। यही मैं विद्यार्थियों से अपील करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो कर भी रहे होंगे ऐसा। अगर प्रेम कर रहे होंगे तो उसको अपने जीवन को अपने बनाने के लिए प्रेम कर रहे होंगे। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि हमने प्रपोज किया, उसने इनकार किया तो हम उसके मुंह पर तेजाब डाल दें। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि हमने किसी को चाहा, उससे इजहार किया तो उसने इनकार अगर कर दिया तो हम उसका दुपट्टा खींचने के लिए 4 लड़कों को लेके खड़े। ये प्रेम नहीं है, ये छिछोरापन है। इस छिछोरेपन से बचना चाहिए विद्यार्थियों को। और मेरे ख्याल से अब वो छिछोरापन मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में कभी नहीं दिखा। इस तरह का इक्का दुक्का कभी मेरी जानकारी में तो नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इतने संस्कार और इतने सम्मान और इतने तहजीब लेकर के आते हैं इस विश्वविद्यालय में कि ये काम यहाँ नहीं हो सकता। कहीं दिल्ली उल्ली में, कहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो सकता होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, मुझे पूर्ण विश्वास है, और आज तक का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास भी है कि इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की घटना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरे संज्ञान में तो कभी नहीं आई। और इसको और भी कैसे ना आए, इसके लिए प्रेम को प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए। प्रेम करने वाले को नफरत की दृष्टि से जिस दिन देखने लगेंगे आप, या समाज देखने लगेगा, उस दिन समाज से प्रेम मर जाएगा। और जिस दिन प्रेम मर जाएगा उस दिन यह समाज समाप्त हो जाएगा। इसे समाज को बचाना है। बार बार मैं ये बात कहता हूं कि भगवत प्रेम
इस अगर दार्शनिक दृष्टि से आप देखिए तो इस संसार का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, परम सत्य की, सत्य। परमात्मा की प्राप्ति, यही भगवान का, यही अंतिम लक्ष्य है दार्शनिक दृष्टि से, मोक्ष जी। जिसको कहते हैं, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, यानी भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना। राष्ट्र कर्म में लगे लोग कहते हैं राष्ट्र से प्रेम करना। भगवान की भक्ति और भगवान से प्रेम और राष्ट्र से प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रेम, इन दोनों में क्या है कॉमन? प्रेम। जब तक आप प्रेम करना नहीं जानेंगे, जब तक आपके भीतर प्रेम तत्व नहीं होगा। इसीलिए भगवान की भक्ति में भी दशधा भक्ति कही गई, और 10वीं भक्ति क्या कही गई? प्रेम लक्षणा भक्ति। जो प्रेम लक्षणा भक्ति, यानी प्रेम के माध्यम से भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के माध्यम से उस राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र से प्रेम ही नहीं है आपको, प्रेम है ही नहीं तो राष्ट्र से प्रेम कैसे होगा? प्रेम है ही नहीं तो आपको भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है? इसलिए प्रेम तत्व आपके भीतर होना चाहिए, और जब प्रेम तत्व होगा तो प्रेम कभी सेंसर नहीं करता है। प्रेम राष्ट्र से भी होगा, प्रेमिका से भी होगा, भगवान से भी होगा। इसमें कोई पाप, प्रेम करना कोई पाप का विषय नहीं है। और इसलिए विद्यार्थियों को खुल के प्रेम करना चाहिए, लेकिन मर्यादा में रह कर के प्रेम करना। वो आधुनिक आचरण वाला, वो अमेरिका वाला प्रेम नहीं कि आज इससे प्रेम किया, कल उससे प्रेम किया, आज इससे मेकअप हुआ, कल उससे ब्रेकअप हुआ, तो ये वाला प्रेम नहीं। भारतीय दर्शन वाला प्रेम की जिसके साथ प्रेम किया वो जीवन भर प्रेम चलना चाहिए। ऐसा प्रेम का मैं समर्थक हूँ। हिंदी के आप सर प्रखर वक्ता हैं, हिंदी के कवि हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोतागण, छात्रगण, आपके जो अनुज हैं, आपके मुखारबिंद से कुछ हिंदी में प्रेम पे जो आपकी स्वरचित कुछ पंक्तियां हैं, अगर हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं बहुत ही धन्यवाद रहूंगा इसके लिए सर। कुछ 2 पंक्तियां जो भी आपको याद हो प्रेम पर अभी इस समय। हाँ, सुना देता हूँ। एक तो बड़ा चर्चित गीत है मेरा, वही सुना देता हूँ उसी का एक तो वो गीत तो सर हमारा जान लीजिए, आतुर हूँ मैं और मेरी पूरी टीम जो भी पीछे लगी हुई है इस पॉडकास्ट को सफल बनाने के लिए। पूरी टीम चाहती है कि वो गीत आज समक्ष रूप से सुने। उस गीत पर बाद में आएंगे, पहले प्रेम पर 2 शब्द आपके। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। फिर क्या सपनों में अब उसका आना जाना हर बार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ, ना जाने कैसे प्यार हुआ। फिर क्या सपनों में अब उसका आना जाना हर बार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। नित नए श्रृंगार रचा करके संकेत न जाने क्या देती। सांसों में घुल घुल करके वो मन मंदिर को बहका देती। तिरछी आंखें बारीक हंसी, तिरछी आंखें बारीक हंसी, अधकिले कमल सी वो लड़की। तिरछी आंखें बारीक हंसी, अधकिले कमल सी वो लड़की। इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती। इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती। इस प्यार की उलझी डोरी में, इस प्यार की उलझी डोरी में मैं बिल्कुल ही लाचार हुआ। इस प्यार की उलझी डोरी में मैं बिल्कुल ही लाचार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। ये एक बंद था। आज समक्ष रूप से ये गीत सुनने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वो भी इतने नजदीक लफ्जों में, इतने क्लियर शब्दों में, आज बिना माइक के सर की जो आवाज है, जो बुलंद आवाज है, जो प्रेमी आवाज है, कहीं ना कहीं
कवि के अंदर जो छिपा हुआ प्रेम रहता है वो मुझे लगता है इस लाइन में अच्छा खासा व्यक्त हुआ है सर। विश्वविद्यालय बहुत ही ऋणी है कि आप जैसा कवि, विश्वविद्यालय का प्रखर वक्ता, विश्वविद्यालय परिवार इस चीज का ऋणी रहेगा हमेशा कि आप हमारे बीच इस समय मौजूद हैं। सर, हिंदी के माने जाने कवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे जहां तक याद आता है कि एक सर का वायरल वीडियो रहा है गांव के प्रेम पे। ये तो मान लीजिए मनुष्य का प्रेम मनुष्य के लिए हो गया, एक आपका जो गांव और शहर का प्रेम है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे श्रोतागण, जो भी वक्तागण हैं, जो भी श्रोतागण हैं, क्षमा चाहूंगा, जो भी श्रोतागण हैं, वो गांव और शहर के बीच का जो अंतर है सर के उन पंक्तियों से समझें। मैं आग्रह करूंगा कि सर वो पंक्तियां हमारे बीच रखें। मेरे ख्याल से आप शहर शहर गांव शहर शहर गांव गांव किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है वो कविता। सुनिए, आपके श्रोताओं को सुनाता हूं, सुनिएगा। शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज, हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज, एक तरफ है गांव की बतिया पीपर पतिया भोली सुरतिया, सूरज मीजे आपन अखियां चांद भी देखे तेरी सखियां, चंदा सूरज हाँ चंदा सूरज सूरज चंदा आते हैं जाते हैं रोज, चंदा सूरज सूरज चंदा आते हैं जाते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज, हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज, बदल गई क्या वो तस्वीरें मिट सी गई क्या वो ताबीरें, जीवन जीवन दिन दिन पल पल लेकर आते हैं एक हलचल, घड़ी 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 पहर पहर जीवन बदलते हैं रोज, घड़ी घड़ी पहर पहर जीवन बदलते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज, शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। और गीत का अंतिम बंद है, सुनिएगा कि जीवन के इस अंधियारे में परिवर्तन के गलियारे में संबंधों का मोल रहा क्या, परिवर्तन की चोट सहा जा, जीवन के इस अंधियारे में परिवर्तन के गलियारे में संबंधों का मोल रहा क्या, परिवर्तन की चोट सहा जा, नगर बने महानगर रिश्ते पर टूटे हैं रोज, नगर बने महानगर रिश्ते पर टूटे हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज, हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया
सफर चुनते हैं, चलते हैं रोज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस शुक्रिया। कविता के। सर की जो कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरित कर देती हैं कि स्वयं से शब्दावली कविताएं निकल जाती हैं, और सर का प्रशंसक होने के बाद अगर सर के साथ गाने का आपको मौका मिले तो कौन है वो जो ये मौका छोड़ेगा। वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। हमारे श्रोतागण बहुत ही लाभान्वित होंगे आपने जो भी आज उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया है। एक छोटा सा पर्टिकुलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, आप क्योंकि उनके बड़े भाई भी हैं, आप उनके अध्यापक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, शुभचिंतक भी हैं, एक छोटा सा महत्वपूर्ण मैं कोशिश करूंगा कि आप आशीर्वचन प्रदान करें हमारे छात्रों को कि वो जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को करें जिनसे वो सफल बने, कुछ ऐसा देश कल्याण में अपना योगदान दें जो देश को आगे बढ़ाए। महज 2 मिनट का अगर आपका आशीर्वचन मिल जाए श्रोतागण को तो उनकी तरफ से मैं अभी से ही धन्यवाद बोल रहा हूँ। मैं एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मैं खूब ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, खूब ढेर सारा प्रेम और स्नेह देता हूँ, और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग केवल ज्ञान मत लीजिए, संस्कारवान ज्ञान प्राप्त करिए। ऐसा ज्ञान जो आपको आपकी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार से जोड़ने का काम करे, उससे तोड़ने का काम न करे। ऐसे ज्ञान को खूब लीजिए। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जीवन के आनंद के साथ साथ ज्ञान के आनंद को महसूस करिए, और अपने जीवन को सफल जीवन केवल न बनाइए बल्कि अपने जीवन को सार्थक जीवन बनाइए। एक ऐसा जीवन बनाइए जो आपकी सफलता, जिसमें आपकी भी सफलता हो, जिसमें समाज की भी सफलता हो, जिसमें आपके परिवार की भी सफलता हो। ऐसा एक सार्थक जीवन बनाइए। ऐसा कुछ करिए कि आपके जीवन से इस राष्ट्र के जीवन में भी समृद्धि आए। आपका कर्म इस राष्ट्र के सर को, इस राष्ट्र के सम्मान को, इस समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम करे। कुछ ऐसा जैसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की पहचान रही है, सदैव इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने का काम किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने। मैं आप सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे संस्कारवान ज्ञान के साथ, ऐसे सफल और सार्थक जीवन के साथ आप सब भी इस देश के, इस समाज के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अक्सर यही चाहूँगा कि हमारे जो श्रोतागण हैं वो सर के आशीर्वचनों को अपने जीवन में अनुपालन करें, अपने जीवन में उसे आतुरता के साथ पाने की चेष्टा रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं भी विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया सर।